बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट है एटम। अब एटम के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि इसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। सबसे पहला ग्रीक फ़िलासफ़र्स, आप इनको उर्दू में कहेंगे यूनानी फ़िलासफ़र, मतलब यूनानी फ़िलासफ़र्स का क्या आइडिया था एटम के बारे में। हर बंदे ने अपना अपना नज़रिया पेश किया, तो हम शुरू से शुरू करेंगे और उसको कैटेगोरिकली डिस्कस करते आएंगे। मतलब फ़लाँ बंदे ने एटम के बारे में क्या कहा, अगले बंदे ने क्या कहा, उससे अगले बंदे ने क्या कहा, तो ये सारी बातें हमने 1 बाय 1 पढ़नी है। पहला हो गया ग्रीक फ़िलासफ़र। अब ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैटर क्या चीज़ है? मैटर है पूरी जिससे कायनात बनी है। लकड़ी कह ले, मिट्टी, हवा, पानी, जो आपको गिरदो गिर्द में इंसान, जानवर, चरिंद, यानी जो आपको नज़र आ रहा है वो सारा कुछ क्या है? मैटर। उसने कहा कि अगर मैटर को आप तकसीम करना शुरू कर दें, छोटा करना शुरू कर दें, डिवाइड करना शुरू कर दें, करते आएँ, जो सबसे छोटी चीज़ आएगी ना, वो एटम है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मैटर को क्या करें? तकसीम करते चले जाएं, तकसीम करते जाएं, जो छोटी से छोटी चीज़ आएगी, जो छोटे से छोटा पार्टिकल आएगा, उसको हम एटम कहते हैं, एटम। अब ये बात किसने की है? ये है ग्रीक फिलोसफर्स ने की है। मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आ गई? ग्रीक फिलोसफर्स कह रहे हैं कि मैटर जो है उसको आप तकसीम करें, करते चले जाएं, जो आखिरी चीज़ आएगी उसको फिर मज़ीद आप तकसीम, उस छोटी से छोटी चीज़ का नाम एटम है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर, बात ग्रीक फिलोसफर्स के मुताबिक है। वो सही है, ये गलत है, वो एक बात की बात है, लेकिन ग्रीक फिलोसफर्स ने यह कहा कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, और उसको हम एटम का नाम देते हैं। डेमोक्रिटस आ गया। डेमोक्रिटस ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जो लफ्ज़ एटम है वो निकला है एटोमॉस से। MCQs के लिए याद रख लेना ये बात, ये वाली। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटोमॉस, एंड एटोमॉस मीन्स इंडिविजिबल। उसका मतलब ही नाकाबिले तकसीम होता है, उसका मतलब ही ये होता है कि उसको तकसीम नहीं कर सकते। यानी जो बात ग्रीक फिलोसफर्स ने की उसी को मज़ीद वेरीफाई किया डेमोक्रिटस ने। यानी यूँ समझ लें, डेमोक्रिटस का आइडिया और ग्रीक फिलोसफर का मिलता जुलता था। डेमोक्रिटस ने कहा वाकई आपकी बात सही है, एटम वर्ड ही एटोमॉस से निकला है और उसका मतलब ही नाकाबिले तकसीम है, उसका मतलब ही डिवाइड नहीं होता, इंडिविजिबल है। इस बात तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेमोक्रिटस ने क्या कहा और ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा। क्लियर होगी बात? अब हम आगे चलते हैं। आगे 17वीं सदी के लोग आ गए। देखें 17वीं सदी, फिर 18वीं, तहकीक हो रही है ना, रिसर्च हो रही है। 17वीं सदी में लोग आए, फिर 18वीं में आए, 19वीं, 20वीं, 21, अभी 21वीं सदी चल रही है। 17वीं सदी में लोगों ने क्वांटिटेटिव स्टडी की। क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है? जिसमें उन्होंने एलिमेंट की अमाउंट को भी देखा, मद्देनज़र रखा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्योर सब्सटेंसेस को स्टडी किया तो उन्होंने ये बात देखी, उसने ये कहा कि कंपाउंड जब बनते हैं, कंपाउंड क्या होता है, चूँकि साथ साथ छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बताता चला जाऊँ। कंपाउंड होते हैं 2 एलिमेंट आपस में मिल रहा है, दो एलिमेंट से क्या मुराद है? मसलन एलिमेंट वो होता है जिसको आप तकसीम फर्दर करेंगे तो एटम तो निकल आएंगे, लेकिन यूँ समझ लें कि लोहा है, लोहे को आप फिज़िकली या केमिकली डिवाइड नहीं कर सकते। लोहा ही रहेगा, लोहा कापर ही रहेगा। तो जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस सिंगल चीज़ पर मुश्तमिल है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब वो कह रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है, वो दो तरीकों से मिल सकता है, फिजिकली या केमिकली। अगर वो फिजिकली मिले तो वो मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर। और अगर वो केमिकली मिले तो वो कंपाउंड बनेगा। अगर वो केमिकली मिले, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन हो, मसलन कॉपर को किसी सल्फर के साथ मिला दे तो कॉपर सल्फाइड बनेगा। अब कॉपर सल्फाइड क्या है? कंपाउंड। उसने कहा कि सबसे पहले उसने बात कही, उसने कहा जो बहुत सारी चीज़ें हमारे देखने में आई हैं उनमें चंद एलिमेंट हैं, मसलन यूँ समझ लें चंद फ्यू एलिमेंट से मिलकर बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। मसलन आप ज़मीन को खोदें ना तो कोई आपको हज़ारों में एलिमेंट नहीं मिलेंगे, चंद 100 एलिमेंट से ही पूरी ज़मीन बन गई। मेरी बात समझ में आ गई? चंद 100 एलिमेंट से ज़मीन बन गई। यही वो बात कह रहा है फ्यू एलिमेंट, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर चंद एलिमेंट थे। मेरी बात क्लियर हुई? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि चंद एलिमेंट से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बन गई हैं। यूँ इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जैसे आप कहते हैं कि मसलन एक चीज़ है वो हर जगह इस्तेमाल होती है। मसलन मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, अगर आप मिर्च का इस्तेमाल करें तो वो कहाँ कहाँ देखो, चावलों में भी इस्तेमाल हो रही है, हर तरह के सालन में भी इस्तेमाल हो रही है, तो आप मिर्च को एक कॉमन चीज़ कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर वो यही बात समझाना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि चंद एलिमेंट से मिलकर बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। चंद एलिमेंट से मिलकर, कह रहा फ्यू एलिमेंट, चंद एलिमेंट वर द कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। बहुत मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर चंद एलिमेंट थे। फिर उसने ये भी बात बताई है, उसने कहा कि ये एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। कहता है हमें यह भी पता चल गया है कि एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते कैसे हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि एलिमेंट आपस में मिलकर बनाते कैसे हैं। फिर कहता है हमें यह भी पता चल गया है कि जब हम इन कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो ये अपने एलिमेंट में टूटते कैसे हैं। मसलन कॉपर और सल्फर मिलकर कॉपर सल्फाइड कैसे बनाएगा, और फिर जब आप इनको तोड़ोगे तो फिर ये कॉपर और सल्फर में टूटेगा कैसे। क्लियर होगी बात? कहता है ये हमें दो चीज़ों का पता चल गया। आल्सो क्लियर्ड दैट, कहता है हमें ये भी क्लियर हो गया दैट हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, कि एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। एंड हाउ आर दे डिकम्पोज्ड, और वो डिकम्पोज कैसे होते हैं, वो अपने एलिमेंट में डिकम्पोज कैसे होते हैं, टूटते कैसे हैं। यानी वो मिलते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं, यानी कंपाउंड बनते कैसे हैं और कंपाउंड से दोबारा एलिमेंट टूटते बनते कैसे हैं। ये सारा हमें आइडिया हो गया। क्लियर होगी बात? अब आगे उसने कहता है, जॉन डाल्टन ने कहा दो लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और एक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को मैं पहले समझा देता हूँ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। मसलन देखो H2 प्लस Cl2 तो क्या बना, इधर इसका 2 ग्राम और इसका 35.5 ज़रब 2 तो 71 ग्राम, तो कितना हो गया 73। इधर भी 73 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से मिलकर 73 ग्राम HCl बना रही है। कहने का मतलब ये है, वो बताना ये चाह रहा है, वो कह रहा है जनाब जितना रिएक्टेंट है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट है। मसलन जितने ग्राम रिएक्टेंट मिलाओगे प्रोडक्ट भी उतने ग्राम ही बनेगा। जितने ग्राम रिएक्टेंट मिलाओगे, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्व होता है कांस्टेंट रहना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कहलाता है लॉ ऑफ। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में क्या चीज़ है, ये मैं आपको समझाने से पहले एक सादा मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना होता है
तो वो क्या करता है, उसको 2 आंखें लगाता है, 1 नाक लगाता है, 2 टांगें लगाता है, 2 हाथ लगाता है। एक हाथ से इंसान अधूरा बनेगा या नहीं बनेगा? एक टांग से इंसान अधूरा बनेगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। केमिस्ट्री में वो कहता है जब भी कोई कंपाउंड बनते हैं उनमें ख़ास रेशो होती है, हर एटम की अपनी अपनी रेशो है। मैं मिसाल यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। वाटर, अमोनिया, मसलन अमोनिया में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कह रहा है आप 2:1 रेशो देंगे, 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्से ऑक्सीजन दोगे तो वाटर बनेगा। अगर आप इस रेशो को डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करते हैं, वाटर नहीं बनेगा। वाटर, अगर आप अमोनिया की बात कर रहे हो, आपको 1% 1 हिस्सा नाइट्रोजन देनी होगी, 3 हिस्से हाइड्रोजन देनी होगी। अगर आप इस रेशो को चेंज करेंगे अमोनिया नहीं बनेगा। ये कहलाता है कि एवरी कंपाउंड, हर कंपाउंड को बनने के लिए, हर कंपाउंड को एक खास रेशो चाहिए। खास कौन सी? जो भी होगी, जो उसके अंदर होगी, उस कंपाउंड को बनने के लिए खास रेशो चाहिए। अगर आप वो रेशो देंगे तो वो कंपाउंड बनेगा, अगर नहीं देंगे तो वो कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड। अब इसने क्या बात की, इसने जो समझने वाली बात है, उसने कहा ये जो 2 लॉज हैं, कौन कौन से? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसने कहा ये दोनों लॉज एटम की बदौलत ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। उसने कहा एटम हैं तो ये एक्सप्लेन हो सकते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा है कि ये जो 2 लॉज हैं कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू एटम्स, ड्यू टू एटम की वजह से ये एक्सप्लेन हो सकते हैं। अगर एटम ना होते तो हम इनको एक्सप्लेन ना कर सकते। मेरी बात क्लियर हो गई? आखिर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट में भी आ जाता है। उसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। किसने? जॉन डाल्टन ने। और उस एटॉमिक थ्योरी की जो मेन पोस्टुलेट है वो क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है उस थ्योरी का? उसका मेन पोस्टुलेट या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उसने कहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो मैटर है, जो मैटर है, बहुत सारे एलिमेंट के एटमों से मिलकर बना है। आपको मैं तो दोबारा समझा देता हूँ। अगर एलिमेंट की बात करो तो आप यूं समझ लो, एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स। एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कई एटमों से मिलकर जो एक सिनेरियो में बनेगा, एक काइंड के एटम से। तो एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एलिमेंट। तो वो एलिमेंट मिलकर क्या बना रहा? मैटर। वो कह रहा मैटर के अंदर कई एलिमेंट के एटम हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम मिलकर मैटर बना रहे हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम मिलकर मैटर बना रहे हैं। और वो जो एलिमेंट मुख्तलिफ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। ज़ाहिर बात है, जब एलिमेंट डिफरेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो यही बात कह रहा है, मैटर इज कंपोज्ड, मैटर बना है ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मसलन मैटर है, कोई भी मैटर, बाय मट्टी उठा लो, मट्टी एक मैटर है। मट्टी के अंदर एक एलिमेंट नहीं है, कई एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स के एटम्स हैं और वो एटम मिलकर क्या बना रहे? मैटर। और उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिफरेंट है। तो ये है बेसिकली आज हमारा, कि आज तक जो है मतलब मैटर के बारे, एटम के बारे में क्या डिस्कस हुआ, कि ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या डिस्कस किया, डेमोक्रिटस ने क्या बात की, 17वीं सदी के लोगों ने क्या कहा और जॉन डाल्टन ने क्या कहा। उसके बाद मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो एटम की आएगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी। और फिर आगे जो है उसको क्या कहते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है जैकब बर्जीलियस। ये बर्जीलियस एक लफ्ज़ लिखा है आपकी बुक में, जैकब बर्जीलियस उसका नाम है, कि उसने क्या काम किया। तो ये 2-3 नेक्स्ट जो एजेंडा है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए अगर कोई स्टूडेंट कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछ लें। इलेक्ट्रॉन आगे
न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉसिट्रॉन है, बहुत सारे और भी मोर देन 100 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन उस ज़माने में जब एटम की बात हो रही थी, इनको कोई नहीं पता था। इनके माइंड में तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल था, इसलिए इन्होंने उससे आगे अभी तक कोई बात नहीं की। हाँ, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाएगा, उसके अंदर बातें आती जाएंगी कि एटम था, फिर इलेक्ट्रॉन आया, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर उससे आगे न्यूट्रिनो, एंटी पॉजिट्रॉन, ये सारी चीज़ें फिर बाद में आई। उनके बारे में फिर वक्तन फ़क्तन जो है हमारे आइडियाज़ हमारे जहन में डेवलप होते रहेंगे। सारा कुछ फ्लॉप हो गया, ये बंदा भी फ्लॉप हो गया, ये भी फ्लॉप हो गया, इवन जॉन डाल्टन की बातें भी फ्लॉप हो गई। भाई एटम डिवाइड हो गया ना, वो तो कह रहे डिवाइड ही नहीं हो सकता। मसलन मैं कहूँ कि जनाब यहाँ पे क्लास होती है, आप कहें क्लास ही नहीं होती, इसका मतलब मेरी बात गलत हो गई। जब बात गलत होगी तो फिर सही की तरफ लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक में याद रख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो फिर लोग सही की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, फिर सही को तलाश कर लेते हैं अल्टीमेटली। समझ आ गई? डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसफर, डेमोक्रिटस 17वीं सदी, ये सारे लोग, इवन जॉन डाल्टन की भी बात करूं, सब की बातें तकरीबन गलत हो गई, चंद एक के अलावा। नहीं बताया तो है, लेकिन उसकी हाँ में हाँ तो मिलाई है ना। इसका मतलब इसकी भी बात वही है जो उसने की है। इसने मोर मतलब गलत बात को साबित कर दिया एविडेंस से, लेकिन बात तो गलत ही कर रहा है। उसकी हाँ में हाँ मिलाना भी तो चोर ही है ना। हाँ ठीक है, चलें।